आप मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर हम सब लोग रोज़े रख रहे थे, थोड़ा सा स्लीप पैटर्न सबका चेंज हो गया था। ईद के अंदर वो फेस्टिविटी, बट टुडे ऑनेस्टली लाइक गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग वाज अ मिशन। हाँ, आज बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, है ना? क्योंकि हुआ ये कि एक तो रमज़ान में हम फजर के बाद ही ज़्यादातर लोग सो रहे थे। एग्जैक्टली। फिर लोग कहते थे कि यार प्रॉपर तरीके से सहरी हो जाए, प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ के, लोगों को कुरान का और हाँ, नमाज का हैबिट भी बिल्कुल होती है ऐसे। रमज़ान में। और आखिरी दिनों में तो नमाज की ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑफ जैसे कोर्स लोग नफ़ल पढ़ रहे रातों होते में हैं ताक बिल्कुल बहुत रातों में, इबादत होती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लीपिंग हैबिट है और पूरी जो खाने की हैबिट, स्लीपिंग हैबिट पूरी चेंज हो जाती है। अब आप Right. सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ईद वाले दिनों में भी उठ रहे होते हो, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी आप यू आर थिंकिंग यार आई एम गेटिंग वेरी स्लीपी, और आप इस तरह अच्छा भूख भी नहीं लग रही होती सुबह अर्ली मॉर्निंग अब, तो ये भी बड़ा एक मसला हो रहा है। फिर आपको दोपहर के वक्त भूख लग रही होती है, या आपका साइकिल पूरा चेंज होकर रात के 12 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो गेटिंग बैक इनटू द सैडल, मतलब सो टू स्पीक, मतलब आज सुबह जब मैं उठी हूँ, एक तो मैं उठी, मुझसे उठा ही नहीं गया, वेरी ऑनेस्टली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद मतलब अभी तक आई एम नॉट फीलिंग पर्टिकुलरली हंग्री, हालांकि इतनी मज़े की चीज़ें बना के गई हैं अभी, है ना, बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग दैट। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक न्यूट्रिशन का साइकिल है ना, कि अगर आपके पूरा स्लीप साइकिल है या आपका जो मील साइकिल है वो पूरा चेंज हो जाता है रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में एक बड़े मज़े की बात होती है कि रमज़ान में आपकी जो साइकिल जब चेंज होता है ना, आपकी फ़िटनेस और हेल्दी डाइट हेल्दीनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप सहरी कर रहे होते हो, इफ्तारी करते हो, इसके बाद जो है आपकी जो खाने के स्टाइल है ना वो बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि आप 2 टाइम खा रहे होते हो। फिर इसके बाद आप जब स्टार्ट करते हो खाना, तो आप फिर ब्रेकफास्ट भी करते हो, फिर लंच भी करते हो, फिर शाम में कुछ भी खा लेते हो, इसके बाद जो है रात का खाना भी खा रहे होते हो, तो दैट मेक्स यू डे बाय डे फैटी एंड ग्रीजी फूड ज़्यादा खा रहे होते हो। कुछ लोग रमज़ान में बहुत अवॉइड करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आई डोंट ईट ग्रीजी फूड्स, मैं कोई फ्राई नहीं खाता, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आई ईट बॉयल थिंग्स, या फिर पानी में बनी हुई हो, या फिर जो है आई डोंट ईट वीट में बहुत अवॉइड करता हूँ। फ़ायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आई हैव डन माई PhD इन न्यूट्रिशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि यू टेक अ हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, लोग जो मिसकंसेप्शन है, जिस तरह जो कह रहे होते हैं कि मिसलीड करते हैं कि कीटो डाइट जो ले रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप प्रोटीन डाइट पे चले जाएं। प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट ना करें, प्रोटीन डाइट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उसको मिक्स करें। वो क्या है? बहुत जल्दी बताता हूँ। कीटो डाइट में प्रॉब्लम ये होता है कि कीटो डाइट बेसिकली आपको फास्टिंग करवाता है। जब आपके कीटोन्स अंदर बढ़ते हैं, आप फैट ज़्यादा लेते हैं, जब फैट एक्युमुलेशन होती है तो अंदर जाके वो ट्रांसफ़र होती है कीटोन्स में। ठीक है। कीटोन्स जब वो खिंचता है तो ऑटोमेटिकली आपका वाटर रिटेंशन होती है, उसमें आगे जाके इन फ्यूचर बहुत आगे जाके आपके किडनी पे असर होता है, क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन होती है, किडनी से पानी खींचता है और बाहर फेंकता है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में। प्रोटीन डाइट जब लेते हैं तो उसमें आपके वेट लॉस तो होता है, मगर आपकी मसल बिल्डिंग ठीक रहती है, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप प्रोटीन ज़्यादा हाई लेवल पे ले रहे होते हैं और आप फैट को लोअर लेवल पे लेते हैं और इसके बीच में आप कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स का मतलब होता है कि आप डिस्क साइज़ की आप रोटी ले लें, या स्टार्च अगर लेना है तो बिल्कुल आपके डिस्क साइज़ की स्टार्च लेना है आपको। चावल, लोगों के कॉन्सेप्ट होता है कि चावल नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ चावल खाने चाहिए, विदाउट ग्रीस खाएं, बॉयल करके खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। कभी भी नहीं होता, आप देखें अगर एशियन रीजन में आप देखें तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाते ही चावल है। और चावल से वो कभी फैट नहीं होता है, चावल से कभी कोई नुकसान नहीं होता। वीट ऑफ कोर्स इट्स हाई कार्ब, उससे नुकसान होता है। वीट को आप कम कर दें, हाई प्रोटीन पे रखें। प्रोटीन आपकी बॉडी के हर मसल, हर ऑर्गन्स को बिल्टअप रखता है और आपको वेट को भी रिड्यूस रखता है और आपकी बीमारियों से बहुत बचाता है आपको। दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 100 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से आप क्या लेते हैं, आप प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं। तो 100 कैलोरीज अगर आप फर्ज करें कि 1 किलो का गोश्त है, इसमें आपकी कैलोरीज जितनी बनती है, इतना इसकी आपकी बनती है प्रोटीन जो है, वो तकरीबन 500 ग्राम्स कुछ बनती है उसकी प्रोटीन 1 किलो गोश्त में। ठीक है। तो आप इस तरह हिसाब करते हैं, अगर प्रोटीन जो हाई प्रोटीन जो ले रहे होते हैं, उसमें होता यही है कि वो बारबेक्यू करते हैं या फिर उसको रॉ में बनाते हैं, रॉ रोस्ट करते हैं, उसको आप जब खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोटीन है वो आपको 500 ग्राम जो है वो मिल जाती है। ओके अच्छा, एक और मैंने आपसे यहाँ पे प्रोटीन के बारे में ही पूछना है कि बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स
खाते हैं, बट वो मैंने देखा है कि वो एक्सपेंसिव से, एंड वजाहत विल प्रॉब्ली अटेस्ट टू दिस, दे बिकम प्रोटीन पाउडर्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो उसका क्या अच्छा सब्स्टिट्यूट है? कुछ अब सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो प्रोटीन्स पाउडर्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। उसको कहते हैं वे प्रोटीन्स। वे प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर जाके वो स्टेरॉइड की तरह काम कर रहा होता है। वे मीन्स कि वो आपके एडिशन ऑफ कैलोरीज, प्रिजर्वेटिव्स और आपकी एलर्जी फैक्टर्स को बढ़ाता है। आगे जाके जब आप ये जब देखें, एक नेचुरल फूड, फजाद आपको अच्छी तरह बताएंगे, नेचुरल फूड जैसे ये एक्सरसाइज करते हैं या जो भी करते हैं, ये देखें सबसे ज़्यादा ये फोर्स करेंगे, अगर प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो आपको फोकस करते हैं कि आप ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जो भी है आप प्रोडक्ट लें जो घर की चीज़ें हों। वो आपको कभी भी उस प्रोटीन्स पे नहीं लेके जाएंगे। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, फिटनेस वाला अलग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स अलग होते हैं। बॉडी बिल्डर्स आपको उस प्रोटीन पे लेके जाते हैं जो वे प्रोटीन्स होती हैं, जो आपकी मसल बिल्डिंग में काम करती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ ही स्टेरॉइड्स किए जाते हैं। तो बेहतर ये है कि यूज़ और मीट डाइट, और साथ में आप प्रोटीन्स के साथ जो जो चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे आप केले ज़्यादा खाते हैं लोग, बीन्स खाते हैं, बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, अंडे बहुत खाते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट इस तरह खाने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन दैट्स नॉट स्पेसिफिकली लाइक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स कुछ अलहदा होते हैं, और वे प्रोटीन तो एक फूड सप्लीमेंट है, और मैंने पढ़ा था, क्योंकि जो कि वे का, जो मुझे पता कि डेयरी का एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन एक न्यूट्रिशन आते हैं, लेकिन अगर आप एक हर्बल न्यूट्रिशन पे जाते हैं या नेचुरल न्यूट्रिशन पे जाते हैं, इट्स डिफरेंट। और ये जो मार्केट में जो कमर्शियलाइज चीज़ें मिल रही होती हैं, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, मैं फिटनेस के देखिए बॉडी बिल्डर्स और इस स्पोर्ट्स की तो हम डेफिनेटली जब आप वो बात पहले कहते हैं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, बात पूछनी थी कि आपने हम लोगों ने इस टाइम के अंदर नमाज बहुत पढ़ी ड्यूरिंग रमज़ान, बहुत लोगों ने, मेरे जैसे गुनाहगारों ने भी पूरी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी तो नमाज क्या हमारी हेल्थ को, और बहुत लोगों ने भी ये मतलब कहा कि नमाज आपकी हेल्थ को बेहतर करता है, बट हाउ डज इट स्पेसिफिकली अफेक्ट योर बॉडी? ये सुनना एक अलग बात होती है, और आप क्लिनिकली जिस तरह समझाते हैं ये एक बिल्कुल ही अलग बात होती है। मेडिकली साइंस में एक नमाज को आप इस्लाम में लें और एक मेडिकल साइंस में लें। इस्लामिक तौर पे लें तो भी बहुत फ़ायदे हैं, तो उसके तो फ़ायदे हैं, राइट। और मेडिकल साइंस में लें तो लोगों को दूसरे तरीके से फ़ायदे समझाने के मौका में मिलता है। कोविड के सिचुएशन में बहुत मिला, तो जब आप अभिषेक करते हैं, वज़ू जब करते हैं, साफ हो जाता है, तो आपके बहुत सारे औज़ा जो हैं, आप जैसे आपके उंगलियां हैं, नाखून हैं, जिस तरह हमने हैंड वॉश का तरीका सिखाया था वो हमें 1400 साल पहले ही सिखा दिया गया। दूसरा, जब आप वज़ू करते हैं उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम बहुत एक्टिवेट रहता है आपका। उससे आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके टॉक्सिकेशंस बाहर निकल जाते हैं बॉडी में से। स्पेशली जब आप वज़ू करके जब आप मसा करते हैं इधर पीछे, तो यहाँ पे हमारे नेक के पीछे आपके टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा हिजामा भी जब लोग कराते हैं वो पीछे की तरफ करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप हाथ फेरते हैं पानी का, तो यू गेट फ्रेश ऑटोमेटिकली। अचानक आप वज़ू करते हैं, आप बिल्कुल जैसे शावर लेते हैं, इसी तरह आप जब वज़ू करते हैं इस तरह आप फ़ौरन आपकी इंटॉक्सिकेशन होती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। एक तो ये मेडिकल साइंस, जर्मन इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ प्रूफ की थी कि ये एब्लुएशन में ये काम हुआ और इससे कितना जल्दी फ़ायदा हुआ। सेकेंडली, नमाज में जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या बॉडी में खड़े रहते हैं, या आप जब रुकू में जाते हैं, तो आपकी बैक मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड, पाँव के मसल्स, उसमें घुटनों के मसल्स हैं, घुटने हैं, या थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। आपके पाँव के दर्द के मसाइल बहुत सारे हल हो रहे होते हैं। लोग कई दफ़ा क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पाँव पे, हमें बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कई दफ़ा होता क्या है कि हम उसको कहते हैं कि स्ट्रेचिंग करके आप नमाज़ पढ़ें। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए में सबसे अच्छा जो रिसर्च हुई, जो मुझे बड़ी इम्प्रेसिव लगी, वो थी सजदे की। जब हम लंबा सजदा करते हैं तो आपकी जो ग्राउंडिंग है, आपके जो हाथ, आपका सर, आपके पाँव, सब ग्राउंड पे चला जाता है। तो आप न्यूट्रलाइज करते हो अपने आप को। जब न्यूट्रलाइज करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें, इंजीनियरिंग सिस्टम में, कि एक अर्थिंग सिस्टम होती है जिससे आपके पूरे घर जो है वो अर्थ हो जाता है, उस पर करंट, तो आपके पूरा सिस्टम हो रहा होता है। तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डिप्रेशन है,
आपकी जो सिकनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती हैं आपकी बॉडी में। That's amazing. तो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। और मैं तो कहता हूँ कि आया कि वो मुसलमान हो या कोई भी हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको लंबे लंबे सिजदे करने चाहिए।